हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंज्यूमर एजुकेशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है और किस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है। नाउ अ डेज आर मार्केट्स हैव बिकम कंज्यूमर ओरिएंटेड। आजकल अगर आप देखोगे तो जो आपकी हमारी जो मार्केट्स हैं वो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई हैं, कंज्यूमर का ख्याल रखती हैं। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कंज्यूमर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज मैनी मैन्युफैक्चरर्स have started using unfair means for selling their products। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे नई फैक्ट्रीज खुल रही हैं, नई फर्म्स खुल रही हैं, वैसे वैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अनफेयर मीन्स जो है अडॉप्ट करने शुरू कर दी हैं। अनफेयर मतलब उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए हैं जिससे कि उनकी सेलिंग या उनका जो माल है वो बिक सके। ठीक है, दे चीट कंज्यूमर्स इन वन वे और द अदर। वो कंज्यूमर को धोखा देने की कोशिश करते हैं, चीट करने की कोशिश करते हैं एक तरीके से या दूसरे तरीके से। इन इंडिया many people are still illiterate who can be easily cheated by the marketeers और मैन्युफैक्चरर्स। इंडिया में अभी भी देखा जाए तो काफ़ी जो हैं अनएजुकेटेड लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, जिनको बेवकूफ़ बनाना काफ़ी आसान हो जाता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज़ मोर कॉमन इन रूरल एरियाज वेयर कंज्यूमर्स आर लेस अवेयर अबाउट देयर राइट्स। सॉरी, कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाना और ज़्यादा आसान हो जाता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करना काफ़ी आसान हो जाता है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में लोग इलिटरेट हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। कंज्यूमर एजुकेशन मीन्स टू एजुकेट कंज्यूमर्स about their rights like right to be informed, right to be या right to safety, right to choose, right to seek redressal etc। कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है? कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब होता है कंज्यूमर्स को एजुकेट करना अबाउट देयर राइट्स, उनके राइट्स के बारे में उनको बताना। जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जब भी वो चीज़ खरीदते हैं उनको पूरी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट टू सेफ्टी, कि वो उस चीज़ से उनकी कोई लाइफ और प्रॉपर्टी को जो है नुकसान नहीं होगा। राइट टू चूज़, वो चूज़ कर सकते हैं, उनको कोई इन्फोर्स नहीं कर सकता कोई चीज़ खरीदने के लिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल उनको जो रिड्रेसल है उसका भी हक है कि उनकी बात सुनी जाए, अगर वो केस करते हैं तो उनका केस भी सुना जाए। समझ की बात? तो कंज्यूमर्स के कई राइट्स हैं, कौन कौन से हैं वो आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये सारे राइट्स के बारे में उनको पता होना चाहिए, उसको कहते हैं कि कंज्यूमर एजुकेशन देना। ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को एजुकेट करेंगे तभी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दिस विल हेल्प द कंज्यूमर्स इन प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड पुअर और नेग्लिजेंट सर्विसेज। तो कंज्यूमर एजुकेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उसके साथ कोई फ्रॉड ना कर दे या फिर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखा के या कोई नेग्लिजेंट सर्विसेज ना दे दे या पुअर सर्विसेज ना दे दे। कंज्यूमर को एजुकेट करेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स को वो मतलब सॉल्व कर सकता है। ठीक है, द अवेयर कंज्यूमर इज सेड टू बी एन एम्पावर्ड कंज्यूमर। जो अवेयर होगा कंज्यूमर, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एम्पावर्ड है, मतलब उसको अपने राइट्स के बारे में पता है। गवर्नमेंट इज एजुकेटिंग कंज्यूमर्स इन वेरियस वेज लाइक, सरकार किस किस तरीके से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है, कंज्यूमर्स को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से? मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स में लिखा है। बाय एडवर्टाइजिंग अबाउट राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एट्सेट्रा थ्रू वेरियस स्पेशल कैंपेन्स लाइक जागो ग्राहक जागो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए सरकार लगातार एडवर्टाइजिंग कर रही है। ठीक है, मशहूरियाँ वगैरह दे रही है न्यूज़पेपर्स में, रेडियोज़ में, टीवीज़ वगैरह में, ताकि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता लगे। ठीक है, दूसरा कंज्यूमर्स के लिए मूवमेंट्स चला रही है, कैंपेन्स चला रही है, जैसे जागो ग्राहक जागो, कि जो भी कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको इंसिस्ट कर रही है कि वो जागें और मतलब ऐसे ना कोई अन्यवाह सामान खरीद के बैठ जाए। समझ की बात? सेकंड आ जाता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन द सिलेबस कवर्ड फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो जो भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो सिलेबसेस हैं उनके अंदर चैप्टर्स ऐड करवाए जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के या कंज्यूमर्स एजुकेशन के, जिस वजह से कंज्यूमर को पता लग रहा है कि मतलब क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें
बाय प्रमोटिंग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या कंज्यूमर फोरम्स जो होते हैं उनको लगातार प्रमोट करेगी सरकार, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है बाय सेटिंग अप कंज्यूमर कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कंज्यूमर कोर्ट्स अलग से सेटअप की गई हैं, ये भी गवर्नमेंट का एक स्टेप है जिससे कंज्यूमर्स को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बाय मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू गिव ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन पैकेज इटसेल्फ। सरकार मैंडेटरी कर देती है कि जितने भी जो पैकेजेस होंगे या प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर मैंडेटरी है कि लिखना है कि क्या चीज़ कितनी है, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एवरी पैकेज शैल बियर नेम्स एंड एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स या फिर ईमेल्स एट्सेट्रा ऑफ द मैन्युफैक्चरर और मार्केटियर विच कैन बी कॉन्टैक्टेड इन केस ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो वो जो चीज़ है उसके पर टेलीफोन या एड्रेस या ईमेल्स वगैरह लिखे होने चाहिए, फ़ोन नंबर्स लिखे होने चाहिए कस्टमर केयर वगैरह के, ताकि अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कंप्लेंट कर सके उस जगह पे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है बाय सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे ऑन 15th मार्च एंड नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे ऑन 24 दिसंबर एवरी ईयर। तो सरकार सेलिब्रेट करती है 15th मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे और 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करती है नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे, ताकि लोगों को मतलब पता तो लगे कंज्यूमर्स के राइट्स वगैरह क्या होते हैं। सेवन्थ पॉइंट आ जाता है बाय यूजिंग पोस्टर्स, कैलेंडर्स, नियॉन साइन बोर्ड्स, बस पैनल्स, एलसीडी स्क्रीन्स in railway stations and airports by arranging seminars, workshops, etc. consumers is made aware of their rights। तो सरकार लगातार कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए पोस्टर्स वगैरह लगाती है, कैलेंडर्स वगैरह छापती है और साइन बोर्ड्स वगैरह या फिर बस के ऊपर लगा देती है पोस्टर, बस के ऊपर एडवर्टाइज करने की कोशिश करती है कि कंज्यूमर्स को जो है उसके राइट्स के बारे में पता लगे। तो इस टाइप के सेमिनार्स या वर्कशॉप्स भी सरकार लगातार करती रहती है। एट्थ पॉइंट आ जाता है बाय डिज़ाइनिंग वेबसाइट टू जनरेट कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग द इंटरनेट यूज़र्स। तो जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनके लिए एडवर्टाइज करती है, या फिर एडवर्टाइज कहना सही नहीं रहेगा वर्ड, तो जो मतलब इंटरनेट यूज़र्स हैं उनके लिए टाइम टू टाइम जो भी वेबसाइट वगैरह बनाएगी उसको डिज़ाइन करेगी, जगह जगह पे अपनी जो है प्रेजेंस देने की कोशिश करेगी। अगर आप कोई साइट खोलोगे तो साइट पे आ जाएगा कि कंज्यूमर्स को जागना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे काम सरकार करती है ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जा सके, ठीक है। कीपिंग इन व्यू the nature of the Indian consumers and various problems and various ways used by manufacturers or marketeers for the exploitation of consumer, our government enacted Consumer Protection Act in year 1986 and in year 2019। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए कंज्यूमर्स को बचाने के लिए सरकार ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था और उसको रिवाइज करके दोबारा से बनाया 2019 में। 2019 का एक्ट क्या है वो मैं आगे अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगा। कंज्यूमर अवेयरनेस स्कीम फॉर द 12th प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड to give an increased thrust to the multimedia publicity campaign to make consumers aware of their rights। तो 12th प्लान में इस पे काफ़ी जोर दिया गया था कि हम मल्टीमीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी करेंगे, कैंपेन वगैरह चलाएंगे ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जा सके। द स्लोगन जागो ग्राहक जागो has been very successful in informing the common man of his rights as a consumer। तो जो सरकार ने ये जो कैंपेन चलाया था जागो ग्राहक जागो, ग्राहक क्या होता है वो कंज्यूमर, ठीक है, या कस्टमर, ठीक है। तो उसको एनलाइट करने के लिए, उसको मतलब जगाने के लिए कि भाई आपके साथ कई टाइप का धोखा भी हो सकता है, कॉमन मैन को उसको राइट्स को बताने के लिए ये जो कैंपेन सरकार ने चलाया था उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। एज अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर अवेयरनेस स्कीम द रूरल एंड रिमोट एरियाज़ हैव बीन गिवन टॉप प्रायोरिटी। तो इसके अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं और जो रिमोट एरियाज़ हैं उनको टॉप प्रायोरिटी दी गई ताकि वहाँ पे कंज्यूमर्स को ठगा ना जा सके और कंज्यूमर्स के साथ कोई ऐसा काम ना हो जिससे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाए उनके साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स the protection of consumers from the exploitation by unfair trade practices of producers। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना ताकि जो
प्रोड्यूसर्स हैं या सेलर्स हैं वो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कोई धोखाधड़ी करके कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करने। तो कंज्यूमर्स को उन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ से जो है प्रोटेक्ट करना, उस सारे कामों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स इन सेवरल वेज, कई तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जैसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ अ गुड, कि जो गुड की क्वालिटी है या सर्विस की क्वालिटी है जो उन्होंने बताई वो निकली ना। नेक्स्ट अडल्ट्रेशन, मिलावट कर दें उसमें, समझ के बात, जो चीज़ आपको बेच रहे हैं उसमें मिलावट हो। लेस वेट और मेजर, आपको 1 किलो कह के 900 ग्राम्स दे दें, ठीक है। सप्लाई ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स, जो क्वालिटी आपको कही गई थी उससे लो क्वालिटी का सामान आपको बेच दिया जाए। नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म्स ऑफ गारंटी, आपको कहा था इतने साल की गारंटी है, बाद में कह दे नहीं जी गारंटी नहीं थी, इस टाइप का काम कर दें। नॉट सप्लाइंग गुड्स ऑन टाइम इवन आफ्टर टेकिंग एडवांस, आपसे पैसे ले लें और आपको कह दें इतनी डेट को आपको सामान मिल जाएगा और उतनी डेट को आपको सामान ही ना दे, समझ की बात। तो कई टाइप की धोखाधड़ी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इसके अंदर। द मेन कंसर्न ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज to ensure fair trade practices, quality goods, efficient services, and providing information to consumers regarding quality, quantity, composition, price, etc. so the consumers can make right choice ऑफ परचेज। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मेन मकसद क्या होता है कि जितनी भी ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ना हो, और जो भी क्वालिटी, क्वांटिटी और जो प्राइस वगैरह है वो कंज्यूमर्स को सही मिले, ठीक है। मतलब कंज्यूमर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो, ये ना हो कि कंज्यूमर्स के साथ मार्केटियर या फिर सेलर या प्रोड्यूसर ने कोई धोखा कर दिया, ठीक है। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर against exploitation, various rights have been conferred under the Consumer Protection Act, that is right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to be educated, etc. etc. तो इस काम के लिए सरकार ने, ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो, वेरियस राइट्स रखे हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। जैसे कि राइट टू सेफ्टी, के जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें सेफ़ रहोगे। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आप जो भी चीज़ ले रहे हो, ख़रीद रहे हो, तो उससे जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो फुल आपको उस चीज़ की पैकेजिंग वगैरह पे मिलेगी। राइट टू चूज़, आपको ज़बरदस्ती जो है सामान नहीं बेचा जाएगा, आपके पास चॉइस रहेगी। राइट टू बी हर्ड, आपकी बात सुनी जाएगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी जाएंगी। राइट टू बी एजुकेटेड, कि आपको एजुकेट किया जाएगा। ये सारी जो राइट्स हैं, वो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, वो मैंने अगली वीडियो में डिस्कस करने हैं डिटेल में। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स, के कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस तरीके से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जाता है। चैप्टर का नाम चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है, फिर दूसरी वीडियो में लेके आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं या किस तरीके से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है। जिस हिसाब से पेपर में आपने पेपर में आपने लिखना है, मैंने उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द कंज्यूमर्स आर जनरली एक्सप्लॉयटेड, आमतौर पे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट ही किया जाता है। दे हैव टू फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एवरी डे एंड टॉलरेट ऑल दिस बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, पॉवर्टी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ट्रेडिशनल, मैंने ट्रेडिशनल के स्पेलिंग गलत लिख दी हैं, ट्रेडिशनल के स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिख दी हैं, रुको मैं इसको सही कर देता हूँ। ट्रेडिशनल, ठीक है, स्पीड में कभी कभी हो जाता है। ट्रेडिशनल आउटलुक ऑफ पीपल टू सफ़र इन साइलेंस एंड इग्नोरेंस ऑफ देयर लीगल राइट्स। तो बेसिकली कंज्यूमर्स को नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उसकी वजह ये हो सकती है कि वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, या गरीब हैं, या उनको अवेयरनेस ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में, ठीक है। और उनकी ट्रेडिशनल आउटलुक है चलो जो ले लिया, और वो साइलेंस रख लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं अगली बार देख के ले लेंगे, या वो इग्नोर्ड है अबाउट देयर राइट्स, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आर समराइज्ड एज फॉलोज। तो कई टाइप की जो एक्सप्लॉयटेशंस है वो मैंने पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला आ जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ट्रेडर्स अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर
प्रमोटिंग द सेल, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं आगे बताऊंगा। दे गिव मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, आपको मशहूरी देंगे टीवी पे, इंटरनेट पे कि 4 दिन के अंदर क्रीम मलो गोरे हो जाओ, या फिर ये कर लोगे, आप गुटखा खाओगे तो आप पावरफुल बन जाओगे, इस टाइप की मशहूरियाँ, समझ की बात। फॉल्स प्रमोशनल कॉन्टेस्ट्स एंड फेक लक्की ड्रॉज स्कीम्स एट्सेट्रा, आपको ये कह देंगे कि लक्की ड्रॉ निकलेगा, आप उस चक्कर में साबुन खरीदते रहोगे कि अंदर सोने का सिक्का होगा, वो तो होता ही नहीं, समझ गई बात। दे फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द गुड्स आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन, स्टाइल और मॉडल, वो आपको फॉल्सली रिप्रेजेंट करते रहेंगे कि हमारी चीज़ इस स्टैंडर्ड की है, हमारी क्वालिटी ऐसी है, हमारी क्वांटिटी इतनी है, हमारा इस ग्रेड का माल है, और वो सब कुछ झूठ होगा, समझ की बात। सम ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर, इसमें सब पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला आ जाता है मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब आपको मशहूरी दिखाएंगे जो कि चीज़ के बारे में होगी, मगर असल में वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो वैसा नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल आपको ब्यूटिफिकेशन क्रीम्स दिखाते हैं कि भाई 7 दिन में गोरा कर देती हैं, 15 दिन में गोरा कर देती हैं। अगर ऐसे कोई गोरे होने लग जाएं तो सारे के सारे लोग जो अफ्रीका के गोरे ही ना हो जाएं, समझ की बात। ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा केमिकल्स हमें ख़राब करते हैं। बिजनेस क्लास स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो जो बिजनेसमैन है वो अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या मशहूरियाँ करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज एडवर्टाइजमेंट्स आर मिसलीडिंग एंड एग्जैजरेटेड, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं मिसलीडिंग होती हैं, गलत मलत बता रही होती हैं, और एग्जैजरेटेड होती हैं, कुछ ज़्यादा ही बता रही होती हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर देगा। क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इज़ पुअर एंड देयर क्लेम्स अनसस्टेनेबल, और जो उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है वो उस हिसाब से नहीं होता, और जो भी वो क्लेम्स करते हैं वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी उस क्वालिटी का प्रोडक्ट ही नहीं है। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिसेप्टिव गिफ्ट्स एंड प्राइजेस, आपको गिफ्ट्स एंड प्राइजेस का लालच देते हैं कि भाई फलां कोल्ड ड्रिंक पियो, ढक्कन के नीचे वर्ल्ड कप निकलेगा, वर्ल्ड कप की टिकट मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलता मुलता कुछ नहीं है, ठीक है। There are sometimes offers of free gifts, sales discount schemes and prizes or lucky draws from various business firms in order to attract the customers. तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये गिफ्ट की स्कीम्स, स्क्रैच कार्ड, सेल्स डिस्काउंट्स, ये सारी स्कीम्स लेके आते हैं ताकि उनका सामान ज़्यादा बिके और कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। द इम्प्रेशन टू गिव the public is that something is being given free of charge whereas this may not be true, तो वो इंप्रेशन डालना चाहते हैं कि भाई काफ़ी कुछ मुफ्त में मिल रहा है, मगर मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। Sometimes some manufacturers marginally reduce the quantity, size, weight, length or breadth or reduce quality level prior to announcement of gifts एंड स्कीम्स। तो ये सारी गिफ्ट्स एंड स्कीम्स लाने के चक्कर में, डिस्काउंट देने के चक्कर में कभी कभी वो अपनी क्वांटिटी कम कर देते हैं, कभी कभी क्वालिटी कम कर देते हैं, वो खुद में नुकसान में थोड़ी ना बेचेंगे, समझ रहे हो ना बात। नेक्स्ट आ जाता है अनरीजनेबल प्राइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स द सेलर्स चार्ज प्राइजेस हायर देन MRP ड्यू टू कंज्यूमर अनअवेयरनेस, कंज्यूमर अनअवेयर है अपने राइट्स के बारे में, तो जो भी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसके ऊपर लिखा हुआ है उससे भी ज़्यादा रेट पे कंज्यूमर्स को सामान बेच दिया जाता है। दीज अनरीजनेबल प्राइजेस आर जनरली चार्ज बाय ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स, स्पेकुलेटर्स एट्सेट्रा। तो ये जो ब्लैक मार्केटियर्स है, होर्डर्स हैं और स्पेकुलेटर्स हैं, जो जमाखोरी करते हैं इन चीज़ों की, वो जो मार्केट में रेट है जो सरकार ने तय किया हुआ है, जो रिटेल प्राइस है उससे भी ऊपर उसको सामान को बेच देते हैं। दे क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी लीडिंग टू कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, तो वो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर देते हैं जिससे मार्केट में सामान की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड उतनी की उतनी रहती है और प्राइजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मिलावट करना, जिसको अडल्ट्रेशन कहा जाता है। अनदर ग्राउंड on which the consumers are exploited in is adulteration of goods which are sometimes dangerous to life or hazardous to health। तो जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो अगर उसमें मिलावट होगी तो आपकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। लेटेस्ट जो मिलावट चल रही है वो दवाइयों में चल रही है, ठीक है। दवाइयाँ जितनी भी हैं उनमें मिलावट हो रही है, और जिस काम के लिए आप दवाई ले रहे हो उस काम के लिए भी दवाई काम ही ना करे तो फिर तो आपकी जो ज़िंदगी है वो खतरे में आ जाएगी, समझ की बात। द ट्रेडर्स रिजॉर्ट टू रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉर मेकिंग हाई प्रॉफिट्स बनाने के लिए वो ये गलत काम करते हैं और मिलावट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग एनिमल फैट विद घी के बीच में एनिमल फैट मिला देना, या फिर हार्मफुल सीड्स विद
ग्राम्स एंड पल्सेस, जो ग्राम्स एंड पल्सेस है उसमें पत्थर भी मिला देते हैं, हार्मफुल सीड्स भी मिला सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल एंड मिनरल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मिला देंगे जो मिनरल ऑयल है उसके अंदर। मिल्क विद वाटर, पानी डाल देंगे जो है दूध के अंदर, तो कोई ना कोई मिलावट कर देंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी एक काफ़ी ज़्यादा तरीका है धोखा देने का जो कस्टमर्स हैं उनको। अनदर ग्राउंड of consumers exploitation is the poor quality or substandard products offered for sale। जो सेल लगा देते हैं, वो डिस्काउंट पे देते हैं, वो चीज़ें जो बिकी नहीं, जो कि पुअर क्वालिटी की हो सकती हैं या वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो सकती। मेयर declaration of manufacturers regarding ISI mark, egg mark और FPO mark on the wrapper is not sufficient। अगर वो ISI मार्क या ये मार्क वो मार्क जितने भी मार्क हैं वो रैपर पे या फिर बॉक्स पे दे भी देता है, ये कोई सफिशिएंट नहीं है। देयर इज़ नो चेक on manufacturers that the goods which are sold to consumers meet the specification of safety। कई बार तो ऐसा देखा गया कि जो भी गुड्स आप खरीदते हैं उनके ऊपर कोई सेफ्टी चेक भी नहीं होता। समझ के बात, कोई तरीका नहीं होता ज़्यादातर कंपनियों में कि वो ये देख सकें कि कंज्यूमर इस सामान को जब इस्तेमाल करेगा तो वो सेफ़ रहेगा भी कि नहीं। ऑल्दो वो शुरू में तो करते हैं कि भाई शुरू में देखते हैं कि उस चीज़ को बना के पूरा उसको R&D करके देखते हैं, मगर बाद के प्रोडक्ट्स में वो इतना नहीं रहता। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज ऑन अकाउंट ऑफ सब स्टैंडर्ड एंड अनसेफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लाइक प्रेशर कुकर्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कुकिंग गैस, कैरोसिन स्टोव्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब आप इस टाइप की चीज़ें यूज़ करोगे, इवन फ़ोन आजकल तो ज़्यादा चार्ज हो जाए या कुछ हो जाए, गर्म हो जाए तो फट भी जाता है, तो कंज्यूमर्स को इंजरीज भी हो सकती हैं और डेथ्स भी हो सकती हैं। समझ की बात, तो कंज्यूमर्स की लाइफ के साथ एकदम जो है खिलवाड़ हो जाता है अगर आप इस तरीके की चीज़ें बेचते हैं तो। नेक्स्ट आ जाता है डुप्लीकेट ब्रांड्स। मैनी अ टाइम डुप्लीकेट प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय यूजिंग डिसेप्टिव पैकेजिंग। पैकेजिंग एकदम रियल लगेगी, ठीक है, मगर जो प्रोडक्ट होगा वो डुप्लीकेट होगा। सम मैन्युफैक्चरर्स कॉपी द रिप्यूटेड ब्रांड नेम विद माइनर चेंजेस इन स्पेलिंग ऑफ अ रिप्यूटेड ब्रांड एंड the appearance of the wrapper is kept almost the same so as to give the impression that the product is of reputed brand। तो कभी कभी क्या कहते हैं, जैसे नाइक का NIK कर देंगे, वैसे तो असल में NIKE होता है, नाइकी या नाइक जो भी आप कहते हो, तो उसका एक आधा वर्ड इधर उधर कर देंगे और पैकेजिंग सेम टू सेम कर देंगे, तो बंदे को लगेगा हाँ ये वही होगा। तो धोखाधड़ी करके डुप्लीकेट ब्रांड्स बना के अपना सामान बेचना, ठीक है, रिप्यूटेड ब्रांड को कॉपी करना। नेक्स्ट आ जाता है अंडरवेट सप्लाईज। आपको 1 किलो कह दिया और 900 या 800 ग्राम्स दे दिया। मैनी मैन्युफैक्चरर्स सेल सर्टेन प्रोडक्ट्स इन पैकेजेस वेयर एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस देन द क्वांटिटी रिटन ऑन दीज पैकेजेस। पैकेज पे लिखा है कि इतनी क्वांटिटी है मगर उससे कम दी हुई है, ठीक है, ये भी तो एक टाइप का धोखा हो गया। इन अदर वर्ड्स अंडरवेट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। तो हम ये भी दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि अंडरवेट प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है। समटाइम्स द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स आर इग्नोर्ड वाइल स्पेसिफाइंग वेट्स ऑन द पैकेजेस। तो सरकार ने जो भी रूल्स बनाए हुए हैं उनको जो है सेलर्स वगैरह वो फॉलो नहीं करते। दस कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉयटेड बाय अंडरवेट प्रोडक्ट्स। उनको 1 किलो कह के जो है कम सामान दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल each LPG cylinder must contain 14.2 kg of gas but sometimes underweight cylinders are supplied to the consumers। आपको ये पता है इंडिया में हर एक सिलेंडर में जो घर में हमारे हाउस होल्ड यूज़ के लिए उसमें 14.2 kg होना चाहिए, मगर कभी कभी जब आपको सिलेंडर देने वाला आता है तो आप क्या, मैं भी नहीं तोल के देखता कि 14.2 kg है कि नहीं है। तो जब हम तोलते नहीं है, क्या पता 1 किलो 2 किलो गैस निकाल के हमें दे दें। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर सफ़र्स अ लॉट बिकॉज ऑफ पुअर और डेफिशिएंट सर्विसेज। जो भी सामान खरीदे उसकी सर्विस ही ना प्रोवाइड हो पाए। फॉर एग्जांपल अनड्यू डिले इन कोरियर सर्विसेज। आपने कोई कोरियर मंगाया, उसमें डिले होता जा रहा है। बी रॉन्ग बिलिंग बाय द इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट्स। तो बिलिंग गलत कर दी। ओवर डिले इन सेटलिंग एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम्स। आपने कोई इंश्योरेंस का क्लेम लिया है, उसमें भी आपको जो है डिले करी जा रहे हैं। समझ के बाद, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। अनड्यू डिले फॉर हैंडलिंग ओवर द पोजेशन ऑफ फ्लैट और
हाउस बाय हाउसिंग बोर्ड और बिल्डिंग जो बिल्डर्स वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, कि आपने पैसे पूसे दे दिए हैं, आपको वो पोजेशन ही नहीं दे रहे, समझ की बात। तो ये सारी टाइप की डेफिशिएंसी सर्विसेज हो सकती हैं। इवन आप डॉक्टर के पास गए, दांत दर्द था, उसने कोई और दांत निकाल दिया, समझ की बात, ये भी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में आ जाता है। नेक्स्ट मतलब नेग्लिजेंसी में आ जाता है, ये ज़्यादातर डेफिशिएंसी में नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट मैंने, क्योंकि नेग्लिजेंसी का अलग से लिखा हुआ है तो मैंने अलग से डिटेल में डिस्कस करता हूँ इसको, ठीक है। नेग्लिजेंस इन सर्विसेज इज अनदर cause of consumer exploitation. For example, by an oversight, the wrong leg of a patient was amputated by the surgeon. सर्जन ने जो रॉन्ग लेग है, जिसमें दर्द हो रही थी, जिसमें प्रॉब्लम था, उसमें तो कुछ किया नहीं, दूसरी वाली को ऑपरेशन कर दिया है, कुछ इस टाइप की। बाय मिस्टेक रॉन्ग टूथ ऑफ पेशेंट वॉज एक्सट्रैक्टेड बाय डेंटिस्ट, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, जो पिछले पॉइंट में एग्जांपल दे रहा था कि डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, उसमें भी ये पॉइंट ऐड उड करके लिख सकते हैं कि भाई डेफिशिएंसी थी। नेग्लिजेंस तो वो वाला पॉइंट आ गया। डेफिशिएंसी में ये कि भाई हमने पूरी सर्विस मांगी थी, जैसे आरसीटी करवानी थी, उसने आरसीटी को अच्छे तरीके से नहीं किया, समझ की बात, एक सीटिंग में कर दिया, जो कि डेफिशिएंट जो अभी भी वो टूथ प्रॉब्लम दे रहा है, समझ की बात। तो नेग्लिजेंस थोड़ा अलग आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें आ जाता है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। मोनोपोलिस्ट्स एक्सप्लॉयट कंज्यूमर्स इन वेरियस वेज। जो मोनोपोलिस्ट जो अपनी मोनोपोली बना के बैठे हैं, वो भी कंज्यूमर्स को कई तरीके से एक्सप्लॉयट करते हैं। कैसे? ए, अनफेयर राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर देते हैं। अनड्यू रिडक्शन इन द कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन को खा जाते हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको टेक ओवर कर लेते हैं। सी, डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो अपनी जो क्वालिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो नीचे कर देते हैं, कम कर देते हैं। अनरीजनेबल रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर सो एज टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। तो वो मार्केट में स्कार्सिटी या कमी को क्रिएट करने के लिए सप्लाई कम कर देते हैं, और डिमांड उतनी होती है तो प्राइसेस राइज हो जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है लगातार। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं, और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है, मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला राइट आ जाता है राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का राइट है कंज्यूमर्स का। द कंज्यूमर हैज़ द राइट to be protected against the marketing of goods which are hazardous to health, life and property। तो कंज्यूमर को ये राइट है कि ऐसी चीज़ उसे ना मिले, ऐसी चीज़ वो ना खरीद पाए जिससे उसकी लाइफ या उसकी हेल्थ या उसकी प्रॉपर्टी को कोई ना कोई डैमेज हो सके। देयर आर वेरियस रिस्क्स इन्वॉल्व in the consumption and use of products such as pressure cookers, electrical appliances और drugs। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो कंज्यूमर को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे प्रेशर कुकर खरीदा, सामान बना रहा था, फट गया, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज वो यूज़ कर रहा है, उसको करंट लग गया, या फिर जो ड्रग्स दवाइयाँ खा रहा है उसमें मिलावट हुई पड़ी है और उसकी जान पे बनाई, समझ की बात। उसके बाद दीज प्रोडक्ट्स मस्ट बी सेफ़ टू यूज़। ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करने में सेफ़ रहनी चाहिए, उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी को या हेल्थ को कोई डैमेज नहीं होनी चाहिए। प्रोड्यूसर शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल करने से पहले जो प्रोड्यूसर है उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आएँ। गवर्नमेंट शुड चेक and take action against the producers who do not follow the safety norms for goods and services that can be hazardous to the life and property। तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए अगर कोई भी प्रोड्यूसर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा, जिससे कि कंज्यूमर्स की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को जो है हार्म पहुंच सकती है, तो उनके ऊपर सरकार एक्शन ले, ठीक है, उनका लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दे। सेकंड आ जाता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। Consumer has the right to know important facts and information about the product, like right to be informed about the side effects of the product, its date of packaging, expiry date, ingredients used,
मेथड ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, प्रिकॉशंस इफ़ एनी टू बी टेकन एट्सेट्रा। तो कंज्यूमर को राइट है कि उसको पूरा का पूरा इन्फॉर्म किया जाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी रिगार्डिंग एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। जैसे कि जो वो प्रोडक्ट खा रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, जो भी वो प्रोडक्ट खा रहा है उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, जो भी वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, कि शुगर कितनी है, ये कितना है, फलाना ढिमकाना कितना है, समझ की बात। तो ये सारी चीज़ों के बारे में और प्रिकॉशंस के बारे में कंज्यूमर्स को बताया जाएगा। दिस विल हेल्प द कंज्यूमर्स इन टेकिंग करेक्ट परचेज डिसीजंस। तो कंज्यूमर्स को जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प रहेगी कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। इफ़ द प्रोड्यूसर गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट देन द कंज्यूमर्स कैन आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कंज्यूमर को गलत प्रोडक्ट दे दी जिससे उसको नुकसान हो जाए तो कंज्यूमर ये भी कह सकता है कि भाई या तो प्रोडक्ट रिप्लेस करो या फिर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। कंज्यूमर को कंपनसेट करना पड़ेगा। इट इज़ द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एमआरपी। एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये कंज्यूमर का राइट है कि हर एक चीज़ पे लिखा होना चाहिए कि उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। The consumer can even bargain to buy the product at a price less than the MRP। मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम में भी वो खरीद सकता है, बस बार्गेनिंग कर लेगा, खरीद सकता है तो खरीद ले, समझ की बात। तो कंज्यूमर का ये राइट है कि वो बार्गेनिंग भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें, राइट टू चूज, वेरी इंपॉर्टेंट। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ हिज चॉइस और हर चॉइस। वो अपनी चॉइस की प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। द कंज्यूमर शुड नॉट बी forced to buy the products which he does not wish to buy। अब जो वो चीज़ नहीं खरीदना चाहता उसके लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ gas supply dealer insists a consumer to buy a gas stove at the time of taking a new gas connection, then the gas dealer is restricting the choice of the consumer by giving a gas stove। आपने देखा होगा जब भी आप गैस का कनेक्शन लेने जाते हैं तो आपको ज़बरदस्ती गैस का स्टोव, मतलब गैस का चूल्हा, और वो जो क्या कहते हैं गैस की पाइप, और वो जो आपको वो है क्या कहते हैं जो रेगुलेटर वगैरह गैस का, वो ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है क्योंकि उससे आपकी चॉइस जो है हिट होती है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द कंज्यूमर्स मे नॉट बी विलिंग टू बाय द गैस स्टोव और wants to buy the better gas stove from some other place at lower price। तो क्या पता वो जो गैस स्टोव है वहाँ से ख़रीदना ही ना चाहता हो, क्या पता कहीं और से ख़रीदना चाहता हो, क्या पता उसके जो गैस स्टोव को ख़रीदना है वो उसकी जो चॉइस है उसको लिमिट कर रहा हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो जहाँ मर्जी से ख़रीदे, उसको एनफोर्स नहीं कर सकते हम। बट हेयर he is being compelled to buy gas stove from the gas supply dealer itself। तो यहाँ पे जो गैस सप्लाई डीलर है जब कनेक्शन लेने जा रहा है तो उसी से ज़बरदस्ती खरीदना पड़ रहा है। सच टाई अप सेल is restricting the choice of consumer and hence not allowed by law। तो इस टाइप की जो टाई इन सेल्स है, ये लॉ जो कानून है वो उसकी परमिशन नहीं देता कि ज़बरदस्ती कोई कनेक्शन लेने आए तो उसको स्टोव और वो रेगुलेटर और पाइप बेची जाए, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है right to seek redressal, very important। The consumer has the right to seek redressal against unfair trade practices or exploitation of consumer। तो कंज्यूमर को अगर एक्सप्लॉइट किया गया है तो उसके पास राइट है कि वो redressal सीख कर सकता है। कैसे? He has the right to get compensation from the manufacturer or trader if his or her interest is harmed। अगर उसका इंटरेस्ट हार्म हुआ है, जिस काम के लिए उसने चीज़ ली थी वो नहीं हो पाया और कोई ना कोई खामी निकल गई गुड या सर्विस में, तो उसको कंपनसेशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ डैमेज। तो जितना कंज्यूमर को डैमेज पहुंचा है उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलेगी। द कंज्यूमर कैन सीक रिड्रेसल थ्रू कंज्यूमर कोर्ट्स, जिनको कंज्यूमर फोरम्स भी कहते हैं, फंक्शनिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, जो भी कंज्यूमर कोर्ट्स या कंज्यूमर फोरम्स काम कर रही हैं वो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाएंगी किसको? कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू बी हर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर की बात सुनी जाएगी। इफ़ ही फाइंड्स एनी डिफेक्ट्स इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज देन सच ग्रीवियंसेस ऑफ कंज्यूमर्स मस्ट बी हर्ड बाय बिजनेस फर्म्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उनको जो सर्विस प्रोवाइडर्स या बिजनेस फर्म्स हैं
उन लोगों को इतनी उनके पास वो होनी चाहिए कस्टमर केयर वगैरह, या जो भी उनके पास मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि जो भी ग्रीवियंसेस हैं कस्टमर्स की, जो भी प्रॉब्लम्स है कंज्यूमर्स की, उनको वो सुन सके। नाउ मैनी रिप्यूटेड कंपनीज हैव सेट अप कंज्यूमर सर्विस सेंटर्स टू अटेंड कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुनने के लिए भी ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू द कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर का राइट है कि उसे कंज्यूमर एजुकेशन मिले, ठीक है। कंज्यूमर एजुकेशन मीन्स टू एजुकेट द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स, रेड्रेसल मैकेनिज्म या मशीनरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब होता है कंज्यूमर को एजुकेट करो, उसके राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, और जो कंज्यूमर रेड्रेसल सिस्टम है उसके बारे में उसको एजुकेट करना। गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेट कंज्यूमर्स बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स इन मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट और जो NGOs हैं वो कंज्यूमर्स को जो है एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग एजुकेट कहते हैं, कुछ लोग एडुकेट कहते हैं, एक ही बात है, बाल की खाल मत निकालना, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई कंज्यूमर्स को किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या क्या कंज्यूमर के राइट्स वगैरह हैं उसके बारे में बताते हैं। बाय यूजिंग पोस्टर्स, नियॉन साइन बोर्ड्स, बाय अरेंजिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप एटसेट्रा। ऑल्सो कंज्यूमर्स आर एजुकेटेड एंड आर मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स। तो कंज्यूमर्स को उसके राइट्स के बारे में बताया जाता है ये सारे काम करने के बाद, ठीक है। मतलब सेमिनार्स वगैरह अटेंड करेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस एटसेट्रा ऑल्सो क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस। तो जो कंज्यूमर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं वो स्कूल्स लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चलाया जाता है ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेशन मिले, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अनफेयर एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्रोड्यूसर्स एंड द ट्रेडर्स indulge in unfair and deceptive trade practices such as selling defective or substandard goods, ignoring safety standards, charging exorbitant prices, misrepresenting uselessness of गुड्स। तो सिंपल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिंपल वर्ड्स में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो सेलर्स या प्रोड्यूसर्स फॉलो करते हैं, जैसे सब स्टैंडर्ड माल बेच देना, डिफेक्टिव माल बेच देना, ठीक है, सेफ्टी को इग्नोर करना, ऐसी चीज़ें, हाई प्राइस चार्ज करना, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटिंग यूज़फुलनेस, मतलब यूज़ तो एक है मगर 10 यूज़ करके बता दिया मशहूरियों में कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ऐसे काम करके अपना सामान बेचना, ठीक है। सो देयर इज़ अ नीड टू मेक प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स मोर अकाउंटेबल टू कंज्यूमर्स। इस वजह से कंज्यूमर एजुकेशन या कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सो देयर इज़ अ नीड टू यूनाइट द कंज्यूमर्स एट अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू डील विद इशूज़ concerning consumer protection and get their grievances redressed satisfactorily। तो सिंपल वर्ड्स में कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में बताना काफ़ी ज़रूरी है। कंज्यूमर को एजुकेट करना, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई टाइप की जो ठगियाँ हैं वो जो कंज्यूमर्स के साथ हो जाती हैं। प्रोड्यूसर्स या सेलर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाया जा सके। Keeping in view the consumer's interest, government passed MRTP Act in 1969। तो 1969 में सरकार ने MRTP Act जो है वो लेके आई थी। Later in the year 1984, provisions relating to unfair trade practices were incorporated in the act। तो इसमें और ज़्यादा एडिशंस करते रहे, ठीक है। In MRTP Act, various provisions have been made to protect the consumers from deceptive and trade practices। तो इस एक्ट में ऐसी कई प्रोविजंस थी जिससे कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इट स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। और जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनानी है, वो भी चल रहा है। तो कंज्यूमर को मतलब बचाने के लिए सरकार ने भी काफ़ी जो है
वो स्टेप्स लिए हुए हैं और आगे भी लेती रहेगी। सेकेंड आ जाता है लेंथी लीगल प्रोसेस। जो लीगल प्रोसेस है आपको पता है, तारीख पे तारीख, तो जो लीगल प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी है, इसलिए भी कंज्यूमर्स को पहले से बचा के रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर हैड नो अदर रेमेडी बट टू इनिशिएट एक्शन बाय वे ऑफ सिविल सूट विच इन्वॉल्व्स लेंथी लीगल प्रोसेस प्रूविंग टू बी टू एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगर कंज्यूमर्स के साथ कोई ना कोई धोखा हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंज्यूमर के पास एक ही तरीका बचता है, उस कंपनी के खिलाफ या कंसर्न सेलर के खिलाफ केस करेगा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाते हैं और ये प्रोसेस भी काफ़ी लेंथी है। इनफैक्ट वेरी ऑफ्टन द टाइम cost and mental tension involved in the legal process is disproportionate to the compensation claimed and granted to an individual consumer। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जितना ये केसों में मेंटल टेंशन होती है और जितना टाइम मनी एफर्ट्स वेस्ट हो जाता है, उतना तो कंपनसेशन भी नहीं मिलता। समझ की बात? देयरफॉर it becomes necessary to evolve laws directed at protecting the consumers and providing for remedies which are simpler, more accessible, quicker and लेस एक्सपेंसिव। तो इस हिसाब से मतलब कानून बनाने चाहिए कि जो लॉज हैं वो सिंपलर हों, ताकि कंज्यूमर्स को जो है ठगना काफ़ी मुश्किल हो जाए, और लेस एक्सपेंसिव जस्टिस होना चाहिए और क्विकर जस्टिस होना चाहिए। ये नहीं कि 5-5 साल तक केस चली जा रही है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ other countries, very important. USA, England, Australia, etc. have taken effective and strict measures to protect the interest of the consumers। ये जो developed countries हैं, इन्होंने अपने consumers को protect करने के लिए काफ़ी जो है strict measures लिए हैं। Following these countries, India has also felt the necessity of consumer protection। तो इंडिया को भी लगा कि अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, इसलिए सरकार ने ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह है ये लाई। नेक्स्ट आ जाता है वेलफेयर स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर इंडिया टू बी अ वेलफेयर स्टेट। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं कि जो हमारी जो सरकार होगी वो वेलफेयर स्टेट होगी। दीज एम्स एट प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन। तो मेन मकसद क्या होगा कि आम इंसान की वेलफेयर करनी। विदाउट कंज्यूमर वेलफेयर इंडिया कैन नॉट बी अ वेलफेयर स्टेट। तो अगर कंज्यूमर वेलफेयर ही नहीं करेंगे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वेलफेयर स्टेट कैसे बन सकती है? दस To be a welfare government, a welfare state, the need for consumer protection was realized। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमने वेलफेयर स्टेट बनना है तो। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज्ड मार्केट साइज। लगातार मार्केट का साइज बढ़ता जा रहा है, तो कंज्यूमर्स को धोखे भी बढ़ते जा रहे हैं। विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ and with increase in market size from local level to international level, the need to protect the consumers has increased। तो लगातार जैसे डोमेस्टिक ट्रेड कन्वर्ट हो गया इंटरनेशनल ट्रेड में और बाहर से सामान आ रहा है जा रहा है, जो जैसे जैसे मार्केट का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज हैव स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन मैनी कंट्रीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती किसी और कंट्री में, बेचती किसी और कंट्री में, या फिर उसी कंट्री में जाके बना के बेचती हैं। देयर आर मोर चांसेस ऑफ कंज्यूमर्स बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय दीज लार्ज कंपनीज। तो लार्ज कंपनीज ज़्यादातर कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट कर देंगी। ऑल दीज क्रिएटेड द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये सारी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो नीड है वो और ज़्यादा जो है उभर के सामने आती है। नेक्स्ट है अनएजुकेटेड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स इंडिया में ज़्यादातर अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सप्लॉयट करना आसान है। इन इंडिया लिटरेसी रेट इज़ वेरी लो। ये तो पता ही है, लिटरेसी रेट काफ़ी लो है। कंज्यूमर्स आर ईजिली एक्सप्लॉयटेड, दे हैव वीक बार्गेनिंग पावर। कंज्यूमर को आसान है एक्सप्लॉयट करना, उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती। द रूरल एरियाज़ इन रूरल एरियाज़ एंड रिमोट एरियाज़ दिस situation is very serious as consumers do not have many choices while buying the products। तो रूरल एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ में लिमिटेड शॉप्स होती हैं, लिमिटेड सप्लाई होती है, तो उनके पास तो चॉइस भी नहीं होती। सो in the interest of such uneducated and unaware consumers, government realized the need for consumer protection। तो कंज्यूमर मतलब ऐसे जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स होंगे जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन लगातार होती जा रही है रिमोट एरियाज़ में या फिर रूरल एरियाज़ में, तो सरकार को लगा कि भाई कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसको मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा।
शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Number of laws have been enacted by the government to safeguard the interest of the consumers. Consumers के interest को safeguard करने के लिए, बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे laws बनाए हुए हैं. One of them is the Consumer Protection Act 1986, which is landmark in the history of consumerism in India, wherein a big effort has been made to translate a saying that consumer is king इनटू रियलिटी। तो इसमें सबसे बड़ा लैंडमार्क या सबसे बड़ा स्टेप तब लिया गया जब 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसमें कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दी गई और ये दिखाया गया सरकार के द्वारा, सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कंज्यूमर किंग है। ठीक है। इन ईयर 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was repealed and a new comprehensive legislation named Consumer Protection Act 2019 was framed। तो 1986 के लॉज में थोड़ी बहुत खामियां थी, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की और 2019 में नया एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट is to protect the interest of the consumers by establishing authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes। तो मेन मुद्दा यही था कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना जिससे कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो टाइमली सेटल हो सकें। ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल एक्ट दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इज़ यूनिक इन मैनी रिस्पेक्ट्स। तो एक छोटा सा एक्ट है जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है अपने हिसाब से, यूनिक तरीके से, और क्या क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, या फिर आपका क्वेश्चन आ जाए डिस्कस द फीचर्स या सेलिएंट फीचर्स, तो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्ट, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रिलेटेड विद कंज्यूमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ वेरी यूनिक एंड हाईली प्रोग्रेसिव पीस ऑफ सोशल वेलफेयर and is acclaimed as the Magna Carta on consumer protection and a milestone in the history of socio-economic legislation in the country। तो सिंपल वर्ड्स में ये काफ़ी एक प्रोग्रेसिव जो है एक्ट है। ये एक टाइप का मैग्ना कार्टा एक्ट, जैसे इंग्लैंड में या यूके में आया था, उस टाइप का माना जाएगा कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नए नए रूल्स बना रहे हैं, हिस्ट्री में इसको याद किया जाएगा। जब तारीख लिखी जाएगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो इसको एक मैग्ना कार्टा एक्ट के बराबर माना जाएगा कि इस एक्ट के आने के बाद देखो कितना ज़्यादा चेंजेस आगे और कंज्यूमर्स के साथ जो ठगियां होती थी, जो उनको बेईमानियां होती थी, वो कम किया गया। ठीक है। दिस इज द ओनली लॉ which directly pertains to marketplace and seeks to redress complaints arising from it। यही एक लॉ है जो डायरेक्टली देखता है कि मार्केट प्लेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उन कंप्लेंट्स को किस तरीके से रिड्रेस किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स देन एनी कॉरस्पॉन्डिंग लेजिस्लेशन इन फोर्स। तो जो भी कंज्यूमर के लॉज या कंज्यूमर के रूल्स रेगुलेशंस या एक्ट चल रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ये एक्ट फ़िलहाल है जो फोर्स में, मतलब जो अभी चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्टिव सेफगार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव सेफगार्ड्स टू द कंज्यूमर्स अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सच एज डिफेक्टिव और अडल्ट्रेटेड गुड्स, अनसेटिस्फैक्ट्री और डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। तो ये इफेक्टिवली सेफ गार्ड करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। जैसे कि कई टाइप की एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे डिफेक्टिव चीज़ दे देना, जो सेलर्स हैं वो कंज्यूमर्स को डिफेक्टिव चीज़ें बेच देते हैं, या अडल्ट्रेटेड मिलावटी चीज़ बेच देते हैं, या अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज या डेफिशिएंट सर्विसेज दे देते हैं, या अदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। उन सब से ये जो एक्ट है ये बचाता है कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट आ जाता है 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी। मतलब इसमें 3 टाइप की आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, जो हमारी जो कंज्यूमर्स की बात सुनेंगे और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वो मैंने आगे डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है। फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स द एक्ट हैज़ क्रिएटेड कंज्यूमर कोर्ट्स। तो इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स या कंज्यूमर फोरम्स आ जाती हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 टियर कंज्यूमर ग्रीवेंस redressal machinery with district commission at the base level, district court जिसे कहते हैं, district firm जिसे कहते हैं, forum,
द स्टेट कमीशन एट द मिडल लेवल, तो उससे ऊपर आ जाती है स्टेट लेवल, एंड द नेशनल कमीशन एट द एपेक्स लेवल। तो सबसे हेड कौन सी आ जाती है? नेशनल कमीशन। तो ये तीनों को आगे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल। तो मतलब सस्ता करवाने के लिए और सिंपल प्रोसीजर कराने के लिए ताकि कंज्यूमर की हेल्प हो, ये एक प्रोसीजर या प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आ जाता है कि द एक्ट प्रोवाइड्स अ सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस रिलेटिंग टू देयर कंप्लेंट्स। तो जो भी कंज्यूमर्स कंप्लेंट करता है उसको सिंपल तरीके से, इनएक्सपेंसिव और स्पीडी तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू एंगेज एनी एडवोकेट। किसी एडवोकेट को एंगेज करना ऑब्लिगेटरी नहीं है। सॉरी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एडवोकेट को ही आगे करके काम करवाओ। बंदा अपना जो केस है वो जो कंसर्न फोरम है उसमें जाके खुद भी रख सकता है। द कंप्लेंट नीड्स ओनली टू नरेट द ग्रीवियंस इन a simple form and furnish the name and address of the opposite party against whom the complaint is made। तो सिंपल वर्ड्स में एक कंप्लेंट लिखी जा सकती है कि ये मुझे फलां प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जहाँ से मैंने सामान खरीदा है उसका एड्रेस और उसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ज्यूरिसडिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्ट हैज़ डिफाइंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस। तो एक्ट में बताता है कि ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं इनकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होनी चाहिए और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस की होंगी। एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑब्लिक या सर्विसेज इज अप टू 1 करोड़, अगर गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ तक है, देन द कंप्लेंट विल बी एंटरटेन्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर 1 करोड़ तक के गुड्स या सर्विसेज की बात चल रही है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो बेस लेवल पे चल रही है, वो उस प्रॉब्लम को देखेगी। इफ़ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज मोर देन 1 करोड़ but up to 10 करोड़, then state consumer redressal commission will hear the complaint। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ की कोई परेशानी होगी या कोई गुड या सर्विस की जो है परेशानी है तो वो कौन सी फॉर्म देखेगी? स्टेट कमीशन, मतलब स्टेट कंज्यूमर जो है वो देखेगी, स्टेट कंज्यूमर कमीशन, जिसको स्टेट कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, द नेशनल कमीशन विल हियर कंप्लेंट्स इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सीड्स 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो आप सीधा जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, सीधा जाके जो नेशनल कमीशन है उसके पास जो है केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन तय की हुई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने तक के केस आएंगे, कितने रुपए तक के मनी वैल्यू के, और स्टेट लेवल पे और जो नेशनल लेवल है उस पर कितने तक के आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है टाइम बाउंड रिड्रेसल, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन फीचर ऑफ द एक्ट इज दैट इट हैज़ सेट अ टाइम लिमिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस। इन्होंने जो केस है उसके डिस्पोजल के लिए एक टाइम लिमिट सेट की है कि इतने देर में ये ख़त्म होना ही चाहिए। अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग टाइम सेट किया गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर दिस एक्ट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैव कॉमन इंटरेस्ट कैन सबमिट PIL, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल कर सकते हैं वो कंज्यूमर्स जिनका कॉमन इंटरेस्ट है। जैसे कि कंप्लेंट कैन बी सबमिटेड बाय ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स ऑल्सो सो एज टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स PIL जो है लगा सकते हैं। हेयर द कंप्लेंट can be filed even by persons who are not affected by unfair trade practice। तो कोई भी unfair trade practices से उस concerned बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर भी वो पब्लिक इंटरेस्ट में एक लिटिगेशन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज both in private and public sector and cooperatives are covered under the act। तो इस एक्ट के अंदर सारे के सारे सप्लायर्स, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे कॉपरेटिव्स हो, वो सारे के सारे आ जाते हैं इस एक्ट के अंदर। दिस एक्ट हैज़ वाइडेंड द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। तो इस एक्ट ने कंज्यूमर की डेफिनेशन को वाइड कर दिया है। कोई भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन सामान खरीदे वो कंज्यूमर है, चाहे गवर्नमेंट सामान खरीदे तो गवर्नमेंट कंज्यूमर बन गई, प्राइवेट बंदा सामान खरीदे प्राइवेट कंज्यूमर बन गई, कोई एक कंपनी किसी और कंपनी से सामान खरीदती है वो भी कंज्यूमर कहलाएगी। नाउ द टर्म कंज्यूमर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन खरीदे या ऑफलाइन खरीदे वो भी कंज्यूमर माना जाएगा। द कंज्यूमर कैन सबमिट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एक्सेसिव प्राइस, कि कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है कि उसे प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लिया गया, अडल्ट्रेशन मिलावट कर दी, अंडरवेट उसे 1 किलो कह के कम सामान दे दिया गया, या फिर मतलब वेट कम करके सामान दे दिया गया, अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज, कि जो सर्विसेज का वादा था वो मिली नहीं,
डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स कि उसने मशहूरी देख के सामान खरीदा और मशहूरी में जो क्लेम किए जा रहे थे वो नहीं है। फेलियर इन एग्जीक्यूटिंग गारंटी दी थी मगर वो गारंटी निभा नहीं रहे अपनी, ठीक है। फेलियर इन प्रोवाइडिंग एश्योर्ड आफ्टर सेल सर्विस, जो आफ्टर सेल सर्विस है वो नहीं दे पा रहे। अनसेफ प्रोडक्ट्स हमें बेच दिए जिसकी वजह से हमारा मतलब लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेच दिए, या शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कंज्यूमर्स विदाउट देयर कंसेंट एट्सेट्रा। तो हमने जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी उनको किसी और को बेच दिया गया, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। सो इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल ग्रीवियंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स की सारे टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट। तो जो आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन खरीदते बेचते हो वो भी इसमें आ जाता है। सो दिस एक्ट इज़ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव, ये काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव है, डिटेल्ड है, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। टू प्रमोट द कॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन द कंज्यूमर्स एजुकेट द कंज्यूमर्स, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। तो ये एक्ट कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स खोलने चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको एजुकेट किया जा सके, ठीक है। However, these councils do not have any legal authority. इन councils के पास कोई legal authority नहीं होगी, जैसी कंज्यूमर फोरम्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है, उनके पास जो फॉर्मल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी इन काउंसिल्स के पास नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर दिस एक्ट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको CCPA भी कहा जाता है, हैज़ बीन सेटअप, उसको सेटअप किया जाएगा। दिस अथॉरिटी रेगुलेट्स द मैटर्स रिलेटिंग विद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एट्सेट्रा। तो ये अथॉरिटी देखेगी, एक तो अथॉरिटी सेट की जाएगी जिसको CCPA कहा जाता है, और ये अथॉरिटी देखेगी कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही, या कोई फॉल्स एंड मिसलीडिंग मशहूरियाँ तो नहीं दिखाई जा रही TV पे या फिर इंटरनेट पे, वायलेशन तो नहीं हो रहे कंज्यूमर राइट्स के। इट इनिशिएट्स the investigation into such cases either at its own or on the complaints received और ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखेगी कि अगर ऐसा काम हो रहा है तो खुद ब खुद उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, या फिर कोई कंप्लेंट आई है तब इन्वेस्टिगेट करेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कह रही है कि फलां चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो तब भी इन्वेस्टिगेट करेगी। द अथॉरिटी कैन पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स लाइक रिकॉलिंग ऑफ गुड्स, कि गुड्स को रिकॉल किया जाए, डिसकंटिन्यूशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं TV वगैरह पे एडवर्टाइज कर रहे हैं जो गलत है, मिसलीडिंग है, उनको बंद किया जाए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो चल रही है उनको ख़त्म किया जाए। रीइंबर्समेंट ऑफ द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर ने जो पैसा दिया है उसको वापस किया जाए। इम्पोज पेनल्टी, उसको पेनल्टी या फाइन लगाया जाए, ठीक है। द अथॉरिटी विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल टू इन्वेस्टिगेट वायलेशंस। तो इन सारी वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो CCPA है, इसके पास एक डायरेक्टर जनरल होगा, वो जो सारी चीज़ों को, सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मेकिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिंपलर एंड क्विकर। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मीडिएशन एज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो मीडिएशन भी प्रोवाइड की जाती है बायर और सेलर के बीच में, ताकि जो प्रोसेस है वो थोड़ा सिंपलर एंड क्विकर हो जाए। क्या पता मीडिएशन में ही दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। फॉर दिस पर्पज़ मीडिएशन सेल्स विल बी अटैच्ड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल कमीशंस। तो ये जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल्स पे जो कमीशंस हैं, इनके साथ मीडिएशन सेल्स भी अटैच किए जाएंगे। इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर ऑन कंज्यूमर कोर्ट्स, इससे कंज्यूमर कोर्ट्स के ऊपर जो भी प्रेशर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मीडिएशन में ही कोई फैसला हो गया तो टेंशन खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स अंडर एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स कौन सी आती हैं इस एक्ट के अंडर, अब उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। टू एजुकेट consumers about their rights under Consumer Protection Act, Consumer Protection Councils have been set up at district level, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स तीनों लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए जो है खोली जाएंगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज काउंसिल्स इज़ टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, मेन मुद्दा। सच एज कौन कौन से,
टू बी प्रोटेक्टेड, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसे गुड्स के बारे में उनको अलर्ट किया जाएगा, बताया जाएगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा कि फ़लाँ गुड्स जो हैं हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डियस हैं। टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्राइस एट्सेट्रा सो एज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कंज्यूमर्स को क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में बताया जाएगा कि प्राइस ज़्यादा है, कम है, कितना चार्ज कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप को बचा सके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। टू हैव एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, के कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे कंज्यूमर को काफ़ी वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल रहने चाहिए। टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जाता है तो रिड्रेसल मिलनी चाहिए। टू हैव एक्सेस टू कंज्यूमर एजुकेशन, के कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर पूरा का पूरा एक्सेस रहे कंज्यूमर का। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट फॉलोइंग काउंसिल्स हैव बीन सेटअप। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो ये एक एक नंबर में अलग से भी आ सकती है। इन ईच डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विल बी सेटअप, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल बी इट्स चेयरमैन एंड इट्स अदर मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो उस काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, वहाँ का जो क्या कहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है, ठीक है, वो चेयरमैन माना जाएगा, ठीक है। और जो उसके मेंबर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के, वो कौन नॉमिनेट करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट्स नॉमिनेट करेंगी। द काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट एटलीस्ट 2 मीटिंग्स मस्ट बी हेल्ड एवरी ईयर। तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी वो मीटिंग्स बुला सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, बट कम से कम साल में 2 मीटिंग्स तो होनी ही चाहिए। अब आ जाता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये स्टेट लेवल पे होना चाहिए। इन ईच स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विल बी सेटअप, हर स्टेट में एक खुलेगी, ठीक है। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट विल बी इट्स चेयरमैन। तो जो भी कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर होगा कंसर्न स्टेट में, वो उस काउंसिल का चेयरमैन होगा। द मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बट सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑल्सो नॉमिनेट सम मेंबर्स इन द काउंसिल। तो ज़्यादातर इसके मेंबर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, क्योंकि स्टेट की है ये काउंसिल, बट इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने मेंबर्स भी नॉमिनेट कर सकती है, कुछ मेंबर्स नॉमिनेट कर सकती है। द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, कम से कम एक साल में 2 मीटिंग्स तो इनकी होनी ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये सेंट्रल लेवल पे होगी पूरे देश की। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो किसकी जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी इट्स चेयरमैन। तो जो भी नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का जो मिनिस्टर है वो इसका चेयरमैन होगा। इट्स अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बाकी मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कराएगी, ठीक है। दिस काउंसिल शैल मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर, कम से कम एक साल में एक बार तो मिलना ही होगा इसका, वैसे एक से ज़्यादा बार भी जो है इनकी मीटिंग्स आ जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इस एक्ट में आता है वो आता है रिड्रेसल मशीनरी अंडर द एक्ट, ठीक है। The Act provides for 3-tier quasi-judicial redressal machinery at district, state and national levels for redressal of consumer disputes and grievances। तो सिंपल वर्ड्स में वही, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगी, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन होगी और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन होगी, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये क्या करेगी, द स्टेट गवर्नमेंट शेल by notification establish a district consumer disputes redressal commission to be known as district commission in each district of the state। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टेट कमीशन बनाएगी, जिसको स्टेट रिड्रेसल कमीशन भी कहा जाता है, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। द स्टेट गवर्नमेंट मे इफ डीम्स फिट एस्टैब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, अगर उसे लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा हो गया तो एक से ज़्यादा भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन बना सकती है, ठीक है। ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ, हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए एंड नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी कंपोजिशन, प्रेसिडेंट एक होना चाहिए और 2 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, method of recruitment, procedure of appointment,
टर्म्स ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाएगी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो मेंबर होगा वो कौन कौन होना चाहिए, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या जो प्रेसिडेंट है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और किस किस तरीके से रिक्रूट किया जाएगा, और किस किस तरीके से वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस कितने टाइम के लिए होना चाहिए, ठीक है, और कैसे उनको रिमूव किया जाएगा। सारे रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो स्टेट गवर्नमेंट ये बनाएगी कि जो मेंबर्स या प्रेसिडेंट उनकी सैलरीज वगैरह कितनी होनी चाहिए, उनको कितना अलाउंस वगैरह मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़। तो ये सारे वो मामले डिस्कस करेंगे जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो 1 करोड़ से कम के, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा खरीदते हो तो सीधा आप स्टेट लेवल पे जो है स्टेट कमीशन के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय the order made by the district commission can file appeal against such order to state commission within a period of 45 days from the date of order। तो अगर कोई भी कंज्यूमर है और वो इसके मतलब कोई भी पार्टी है वो कंज्यूमर की या सेलर की वो सेटिस्फाइड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो 45 डेज़ के बीच में वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को या स्टेट कमीशन को जाके कंप्लेंट कर सकती है, या फिर उसमें जो है अपनी अपील कर सकती है। कंप्लेंट नहीं कहना था, अपील कहना था, अपील सही वर्ड है, अपील कर सकती है। तो उसमें उसका केस डिस्कस किया जाएगा स्टेट कमीशन में। तो नेक्स्ट आ जाता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको स्टेट कमीशन भी कहा जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज स्टेट कमीशन। तो वो जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो नोटिफिकेशन जारी करती है कि फ़लाँ जो है वो प्रेसिडेंट होगा और जो चेयरमैन होगा, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा और इसके इतने इतने मेंबर्स होंगे, नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है। और उसको स्टेट कमीशन भी कहा जाता है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को स्टेट कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। कई जगह पे स्टेट फोरम भी कह देते हैं, स्टेट कंज्यूमर फोरम भी कह देते हैं आम लैंग्वेज में। ईच स्टेट कमीशन, हर एक स्टेट कमीशन में क्या होगा, शेल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एंड नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, 4 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, procedure of appointment, terms of office, resignation and removal of president and members of the state commission। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स रेगुलेशन बनाएगी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए या मेंबर बनने के लिए, किस तरीके से रिक्रूट करना है इनको, प्रोसीजर क्या अपॉइंटमेंट का, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या रहेंगे, ये सारे के सारे, रेजिग्नेशन कैसे दे सकते हैं और इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्या है कि वो कितनी तनख्वाहें और अलाउंस सेट करेगा इन मेंबर्स के और प्रेसिडेंट के। द स्टेट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन, कौन कौन सी जो कंप्लेंट्स हैं उनको एंटरटेन करेगा, कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स 1 करोड़ बट डू नॉट एक्सीड 10 करोड़। 10 करोड़ से कम की होनी चाहिए कंप्लेंट और 1 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स where the value of the goods or services as consideration does not exceed 10 करोड़, कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लेंट जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से कम हो, ठीक है। और लास्ट, अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन है और उसका कोई जो है प्रॉब्लम आ गई है और अपील आ गई है कि जो भी पार्टी, 2 पार्टीज़ हैं उनमें में से कोई एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट की जो फैसले आए हैं उनसे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं विद इन 45 डेज़। वो केसेस भी ये देखेगी। एनी पर्सन aggrieved by order made by the state commission can file an appeal against such order to the national commission within a period of 30 days from the date of the order। अगर कोई भी पार्टी अगर इसके जो ऑर्डर्स हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज़ वो
नेशनल कमीशन में जो है अपनी अपील कर सकती है। अब तीसरा आ जाता है नेशनल कमीशन, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको नेशनल कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज नेशनल कमीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, जब भी नई सरकार आती है, नोटिफिकेशन के थ्रू जो है बंदे अपॉइंट करती है कि ये इसका प्रेसिडेंट होगा और ये मेंबर्स होंगे, जिसको कि नेशनल कमीशन भी कहा जाता है। द नेशनल कमीशन शेल कंसिस्ट अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा, एंड नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, 4 मेंबर से कम नहीं हो सकते, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक्स रूल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस, appointments, terms of office, salaries and allowances, resignation, removal and other terms and conditions of the president and members of national commission। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे पूरा का पूरा सेट करेगी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कब इनको निकाल सकते हैं, कितनी सैलरी एंड अलाउंस देना है, कब कब अपॉइंट करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, मतलब सारा कुछ देखेगी, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन शेल होल्ड ऑफिस for such term as specified in the rules made by the central government, but not exceeding 5 years from the date on which they enter upon their office, and shall be eligible for reappointment। Simple words में, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट खुश है तब तक उनको अपॉइंट करेगी तकरीबन 5 साल के लिए, और अगर चाहें तो उनको 5 साल से जो भी नई गवर्नमेंट आएगी या करंट गवर्नमेंट फिर से चुनी जाएगी, वो उनको दोबारा भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, रीअपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनको पहले भी छुट्टी कर सकती है उनकी। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन, उनकी सैलरी एंड अलाउंस वगैरह सेट करेंगे। द नेशनल कमीशन शेल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन, क्या क्या एंटरटेन करेगी, मतलब कैसी कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू की जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हुआ है, उन कंप्लेंट्स को डिस्कस करेगी। कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स 10 करोड़। अगर कोई 10 करोड़ से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी इसमें आ जाता है। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनी स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन का कोई ऑर्डर था मगर दोनों में से कोई एक पार्टी जो है मानने को तैयार नहीं थी उसको, तो वो अपील कर सकती है नेशनल कमीशन में। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, जो CCPA जो मैंने अभी करवाया था, उसके जो ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर कोई अपील है तो वो भी यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड यहाँ आना था, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड, बाय लिखना था यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ बाय लिख देता हूँ। बाय the national commission can file an appeal against such order to Supreme Court within the period of 30 days from the date of order। अगर आप नेशनल कमीशन की ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो विद इन 30 डेज सुप्रीम कोर्ट में ये केस कर सकते हो। समझ की बात, सुप्रीम कोर्ट जो पूरे कंट्री का जो हेड कोर्ट है वहाँ पे जाके अपील कर सकते हो। अब अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये इसके बीच में भी है, एक्ट के बीच में, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको CCPA कहा जाता है। ये क्या है और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज़ बीन सेटअप विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन द न्यू दिल्ली। तो ये जो अंडर सेक्शन 10 के अंडर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, उसके अंडर जो सेक्शन 10 है उसके अंडर एक प्रोविज़न है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, सेटअप की जाएगी, और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में। द सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट a chief commissioner and such members of other commissioners as many be prescribed बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में चीफ कमिश्नर होगा और बाकी कमिश्नर्स होंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उतने हो जाएंगे, ठीक है। द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द एक्ट। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो चीफ कमिश्नर हैं और बाकी कमिश्नर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और उनकी पावर्स क्या क्या होंगी, फंक्शंस क्या क्या होंगे, वो एक्ट में लिखे होंगे, ठीक है। द सेंट्रल अथॉरिटी विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल फॉर द purpose of conducting inquiry under this act।
तो उनके अंडर एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि कंज्यूमर्स के साथ कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, ठीक है। और वो उस विंग का जो हेड होगा उसे डायरेक्टर जनरल कहा जाएगा इन्वेस्टिगेशन विंग का, वो पूरी इंक्वायरीज वगैरह करेगा, ठीक है। उसके पास फुल पावर्स होंगी। द सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट्स द मैटर्स रिलेटिंग विद वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, वो देख सकती है कंज्यूमर राइट्स की वॉयलेशन तो नहीं हुई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रही, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तो नहीं चल रही, एटसेट्रा एटसेट्रा, विच आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है वो चीज़ें तो नहीं चल रही, वो लगातार इन्वेस्टिगेट करेंगे। इट वर्क्स टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द कंज्यूमर राइट्स, तो कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और उनको एनफोर्स करेगा। दिस अथॉरिटी स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन in cases of unfair trade practices, violation of consumer rights, misleading advertisements, etc., either at its own level or on complaints received और ऑन डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये अपने आप से भी अगर इनको लगे कि कंज्यूमर के साथ कोई परेशानी या बेईमानी हो रही है, वो अपने लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई कंप्लेंट कर दे तो भी हो सकता है, या इनको सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि भाई फलां जगह ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो जाके इन्वेस्टिगेट करो, तो तीनों तरीके से कर सकते हैं। द सेंट्रल अथॉरिटी कैन पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स लाइक रिकॉलिंग ऑफ गुड्स, ये ऑर्डर पास कर सकती है कि गुड्स वापस करो, या डिसकंटिन्यूशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो कोई भी जो ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है उसे ख़त्म करो, या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चल रही है उसे ख़त्म करो, या पैसा वापस करो, रीइंबर्समेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर, कि जो भी खरीदा है पैसा वापस करो। उसके बाद इम्पोज पेनल्टी एटसेट्रा, पेनल्टी वगैरह भी लगा सकते हैं। इफ़ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर्स of central authority, then appeal can be filed with the National Commission within a period of 30 days from the date of receipt of such order। अगर कोई भी बंदा या कोई भी पार्टी इससे इनके जो फैसले हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में जाके अपना अपील कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है। इसके बीच में फिर आ जाते हैं कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स, तो ये एक्ट मीडिएशन सेल्स को भी काफ़ी जोर देता है ताकि कंज्यूमर कोर्ट्स पे प्रेशर कम आए, ठीक है। दिस एक्ट मेक्स प्रोविजंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स फॉर क्विक सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को क्विकली सेटल करने के लिए मीडिएशन सेल्स भी बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर। दिस cell is an alternative mechanism that ensures faster addressing of consumer disputes and faster provision of justice, ताकि ज़्यादा कार्रवाई ना करनी पड़े, मीडिएशन में दोनों पार्टीज बैठें और मामले को रफा दफा कर दें। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन सेल्स एट 3 लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, स्टेट लेवल पे भी होगा और नेशनल लेवल पे भी मीडिएशन सेल होगा। दीज सेल्स आर अटैच्ड टू द रिस्पेक्टिव कमीशन, हर एक कमीशन के साथ होगा। द एक्ट lays down the procedure for mediation and the duties and responsibility of mediators in the process of mediation। तो मीडिएशन के टाइम पे जो मीडिएटर्स होंगे दोनों पार्टीज़ के बीच में जो सुलह मशवरा कराएंगे उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी बताया गया है इस एक्ट के अंदर। द मीडिएशन सेल्स to be attached to district commission and state commission will be established by state government, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या स्टेट लेवल पे होगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, while the mediation cells to be attached to national commission will be established by central government। तो जो नेशनल कमीशन के साथ मीडिएशन सेल होगा वो कौन बनाएगी, वो नेशनल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन The district commission, state commission and national commission will prepare their respective panels of mediators, out of which mediators are selected for a period of 5 years। तो जो भी वो बंदे सिलेक्ट करेंगे 5 साल के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। The mediators have to disclose their personal, professional and financial interest in the consumer disputes assigned to them for mediation। उनको पहले से बताना पड़ता है कि उनका ये जो मामला चल रहा है उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट या प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो उस मीडिएटर को हटा के दूसरे मीडिएटर को लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर उनका कोई इंटरेस्ट या उनके कोई रिश्तेदार का केस आ गया तो वो तो उसी को ही फेवर करेंगे ना। इफ़ एनी डिस्प्यूट इज सेटल्ड थ्रू मीडिएशन then such agreement is signed by all parties relating to consumer disputes। अगर कोई भी मीडिएशन का फैसला आ जाता है और सारी पार्टी सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो जो भी उसका एग्रीमेंट है वो सब साइन कर देते हैं कि हाँ हम इस मामले में इस मीडिएशन से सेटिस्फाइड है। इफ़ नो सेटलमेंट इज़ रीच्ड देन द केस इज़ टेकन अप बाय कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में बी। तो अगर मीडिएशन नहीं सॉल्व होती तो केस तो चल ही रहा है, तो जो भी स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो कमीशन बनाई गई है वो केस को फॉरवर्ड करेगी अपने पास। इन दिस वे
mediation cells will help in reducing the pressure on consumer courts by serving as alternative dispute resolution mechanism. तो ये एक alternative dispute resolution mechanism है कि अगर केस प्रॉपर कमीशन में डिस्कस करने से पहले मीडिएशन सेल में भेज दिया जाए तो क्या पता बारों बारी मामला रफा दफा हो जाए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पर्सन्स हु कैन फाइल कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन कर सकता है? फॉलोइंग categories of persons can file complaint with consumer courts या consumer forums या consumer commissions under the act within 2 years from the date on which the case of action has arisen. कौन कौन? A consumer, कोई consumer कर सकता है, any voluntary consumer association registered under the Companies Act 2013 और under Societies Registration Act 1960. तो कोई भी voluntary consumer association भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि ये भी तो सामान खरीदते हैं ना कहीं से। वन और मोर कंज्यूमर्स इफ देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। अगर कंज्यूमर्स का सेम इंटरेस्ट है तो कोई भी एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स भी जाके फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट को। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर्स हिज लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर कंज्यूमर की डेथ होगी तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो केस कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग माइनर हिज पेरेंट्स और लीगल गार्डियन, अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन जो हैं वो भी केस कर सकते हैं। हाउएवर द कंप्लेंट मस्ट एंश्योर दैट हिज द कंप्लेनेंट मैंने यहाँ लिख दिया हाउएवर द कंप्लेनेंट मस्ट एंश्योर दैट हिज कंप्लेंट इज नॉट, कंप्लेनेंट आना था, ठीक है, यहाँ पे कंप्लेनेंट NANT, ठीक है। कंप्लेनेंट को एश्योर करना पड़ेगा जो उसकी कंप्लेंट है वो फ्यूटाइल नहीं है, मतलब कोई ऐसे ही परेशान करने वाली या फिर आप कह सकते हो कोई धोखेधड़ी वाली टाइप नहीं होनी चाहिए कि कंपनी को परेशान करने के मकसद से कंप्लेंट हो गई, समझ के बात, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। द कोर्ट हैज़ पावर टू डिसमिस द कंप्लेंट इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी फ्रिवलस। अगर पता लगा कि भाई ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, परेशान कर रहा है और असल में कोई इसको कोई दुख नहीं है या कोई परेशानी नहीं है, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्ट को पता लगा तो वो केस को डिसमिस कर देगी। कंज्यूमर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कोर्ट फीस फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई जो है फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, केसेस व्हेन कंज्यूमर्स कैन फाइल कंप्लेंट। ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें कंज्यूमर जो है कंप्लेंट को फाइल कर सकता है? इफ़ कंज्यूमर हैज़ सफर्ड लॉस और डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय ट्रेडर। ट्रेडर ने कोई ऐसी प्रैक्टिस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जिसमें कंज्यूमर्स को लॉस या डैमेज हो गया। इफ़ द गुड्स प्रोड्यूस्ड सफ़र फ्रॉम एनी डिफेक्ट, जो भी गुड्स उसने खरीदे उसमें कोई डिफेक्ट है। इफ़ द सर्विस हायर्ड और अवेल्ड सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसीज इन एनी रिस्पेक्ट, अगर उसने कोई सर्विस हायर की उसमें डेफिशिएंसीज हैं। इफ़ कंज्यूमर हैज़ बीन चार्ज अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस डिस्प्लेड और फिक्स्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स और एग्रीड बिटवीन द पार्टी। सिंपल वर्ड्स में जो MRP प्राइस है या जो भी प्राइस डिसाइड हुआ उससे फालतू चार्ज कर लिया। इफ़ the goods purchased or services availed are hazardous to life and safety, जो भी कंज्यूमर है उसकी लाइफ एंड सेफ्टी या लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए वो गुड हैजार्डियस होगी, खतरा बन गई, तब भी केस कर सकता है, ठीक है। अब आ जाता है अवार्ड ऑफ कंपनसेशन और रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या रिलीफ मिलेगा या कंपनसेशन क्या मिलेगी, क्या अवार्ड कर सकती है जो कमीशंस हैं स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की या फिर सेंट्रल लेवल पे नेशनल कमीशन। recalling of goods or withdrawal of services which are dangerous, hazardous और unsafe। रिकॉल कर लेंगे गुड्स, वापस ले लेंगे वो गुड्स और सर्विसेज जो डेंजरस हैं या hazardous हैं या अनसेफ हैं कंज्यूमर्स के लिए। रीइम्बर्समेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज सो रिकॉल टू परचेज ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज दैट इज रिफंड ऑफ प्राइस पेड, रिफंड ऑफ लिटिगेशन कॉस्ट एट्सेट्रा। तो जो भी उसने सामान कंज्यूमर ने खरीदा, गुड या सर्विस, गुड खरीदी वो वापस हो जाएगी और उसके पैसे भी वापस हो जाएंगे, और जो कोर्ट केस के जो पैसे पूसे हैं, जो भी उसकी खज्जल खुआरी है कंज्यूमर्स की, वो भी उसके भी पैसे जो लगे हैं वो भी वापस करने पड़ेंगे। डिसकंटिन्यूशन ऑफ प्रैक्टिसेस विच आर अनफेयर एंड प्री जुडिशियल टू कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो सिंपल वर्ड्स में वो सारी जो जो प्रेजुडिस है या फिर जो क्या कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। टू डिसकंटिन्यू सच एडवर्टाइजमेंट और टू मॉडिफाई द सेम in such manner and within such time as may be specified
इन दैट ऑर्डर। उस चीज़ कोई पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा जो कि लोगों को गुमराह कर रही है कि ऐसा होता है वैसा होता है, मगर असल में ऐसा होता नहीं। नेक्स्ट, टू रिमूव द डिफेक्ट pointed out by the appropriate laboratory from the goods in question। कोई भी गुड है उसकी लेबॉर्टरी ने कहा हाँ हाँ भाई, लेबॉर्टरी के जो रिजल्ट्स हैं उसमें आ गया कि ये फलां फलां चीज़ डिफेक्टिव है, उस डिफेक्ट को हटा सकते हैं, ठीक है। टू रिप्लेस द गुड्स विद न्यू गुड्स ऑफ अ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। तो कोई भी आपने गुड खरीदा वो डिफेक्टिव निकला तो ये रिजल्ट भी आ सकता है कि आपको कंपनसेशन करने के लिए वो रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, और कोई नया गुड दे दिया जाए उसी की वैल्यू का। टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड एज कंपनसेशन टू कंज्यूमर्स फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय कंज्यूमर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टीज। तो सिंपल वर्ड्स में कोई भी ऐसा कंपनसेशन दिया जा सकता है कंज्यूमर को, जैसे मान लो वो कोई चीज़ यूज़ कर रहा था, उससे उसकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को काफ़ी जो है हिट बचा है, उसको मोबाइल यूज़ करते करते हाथ में फट गया, इस टाइप की कोई चीज़ हो, ठीक है, या फिर उसके घर में आग लगी, इस टाइप की जो कंपनसेशन है वो दी जाएगी उसको, ठीक है। टू इशू corrective advertisement to neutralize the effect of misleading advertisement at the cost of opposite party responsible for issuing such misleading advertisement। तो कोई भी misleading advertisement आपने की है तो उसके लिए आपको corrective advertisement issue करनी पड़ेगी ताकि वो जो पुरानी advertisement आपने दी हुई है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपील, वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्ट के अंदर अपील कैसे करेंगे? इफ़ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन देन अपील कैन बी मेड टू स्टेट कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो जब ऑर्डर हुआ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब भी ऑर्डर हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑर्डर से अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो विद इन 45 days स्टेट कमीशन में जा सकती है। नेक्स्ट, इफ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन देन द अपील कैन बी मेड इन नेशनल कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी है जो सेटिस्फाइड नहीं है वो विद इन 30 days नेशनल कमीशन में जा सकती है। एंड तीसरा, इफ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो नेशनल लेवल पे, देन द अपील कैन बी, मतलब जो इसमें मैंने वो बताना था कि जो स्टेट लेवल पे है वो नेशनल कमीशन पे जा सकती है। और दूसरा जो CCPA है, मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से अगर उनके डिसीजन या उनके जो ऑर्डर्स आए उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो विद इन 30 days आप नेशनल कमीशन में जो है वो अपना जो है अपील लगा सकते हो। अगर नेशनल कमीशन की बात से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही है। फोर्थ, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो विद इन 30 days आप मतलब कहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब इसमें आ जाता है ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा एक्ट मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। टू सेफगार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड टू मेक द मैन्युफैक्चरर या सेलर या सर्विस प्रोवाइडर मोर रिस्पॉन्सिबल द एक्ट इम्पोजेज सर्टेन पेनल्टीज ऑन ऑफेंडर्स। तो अगर पता लग गया कि ये जो है इन्होंने गलतियां की हैं तो उनके ऊपर जो है फॉलोइंग टाइप की पेनल्टीज लग सकती हैं। दीज आर डिस्कस्ड एज बिलो। पहला, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन सेंट्रल अथॉरिटी। तो डायरेक्शंस जो हैं सेंट्रल अथॉरिटी के अगर वो मतलब नॉन कंप्लायंस करते हैं पेनल्टी से तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्शंस नहीं मानते सेंट्रल अथॉरिटी के या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल अथॉरिटी तो क्या होगा? इफ़ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर ऑफ एनी अदर कंसर्न्ड पर्सन और any other concerned person fails to comply with any directions of Central Consumer Protection Authority, then the defaulter will be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with the fine which may extend to 20 lakh rupees or with both। अगर कोई भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसकी बात नहीं मानते तो पनिशमेंट हो सकती है और इसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। 6 महीने तक की जेल हो सकती है या 20 लाख तक का फाइन हो सकता है या दोनों के दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर पता लग जाए इफ़ एनी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर और एनी रिलेटेड पर्सन इशूज फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स देन द डिफॉल्टर विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म लिखना था, यहाँ पे मैंने टीम लिख दिया, ऑफ अ टर्म मतलब टाइम,
कब तक हो सकता है? विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो मतलब 10 लाख तक का फाइन हो सकता है और 2 साल तक की जेल हो सकती है अगर ये पता लग गया कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट है वो मिसलीडिंग दी थी और जिससे कंज्यूमर्स का बहुत नुकसान हुआ। फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस द डिफॉल्टर विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज़। और अगर फिर भी नहीं माना, दोबारा से वो गलत मलत मशहूरियाँ देने लग गया जिससे कंज्यूमर्स का नुकसान होता है, कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और मतलब ऐसे वादे कर देता है जो कि असल ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है, तो उसके ऊपर फिर से 5 साल का उसको जेल हो सकती है और 50 लाख तक का फाइन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पेनल्टी इन केस ऑफ अडल्ट्रेशन और स्पूरियस गुड्स। मिलावट करेगा तो क्या होगा? इन केस ऑफ ऑफेंसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, importing or distributing spurious goods and products with adulteration कंटेंट जिसमें मिलावट होएगी या स्पूरियस टाइप के गुड्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा? पेनल्टीज विल बी इम्पोज्ड ऑन डिफॉल्टर्स। कैसे? ए, द ऑफेंस इफ द ऑफेंस डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंजरी टू द कंज्यूमर्स देन द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ विल बी अवॉर्डेड टू ऑफेंडर। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंडर होगा तो तकरीबन उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है और तकरीबन 1 लाख तक का फाइन हो सकता है अगर कंज्यूमर को इंजरी नहीं हुई तो। ठीक है, अगर होती है तो क्या होगा? इफ़ द ऑफेंस कॉजेज इंजरी नॉट अमाउंटिंग टू सीरियस हर्ट टू द कंज्यूमर, इंजरी तो हुई है मगर कोई सीरियस हर्ट नहीं हुआ, देन द डिफॉल्टर विल फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year, 1 साल की जेल, और जो फाइन है वो तकरीबन 3 लाख का हो सकता है। ठीक है, जिसमें कंज्यूमर हर्ट तो हुआ है, उस इंजरी तो हुई है मगर मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीवियंस हर्ट नहीं है, सीरियस हर्ट नहीं हुआ। फिर तीसरा इसमें आ जाता है इफ़ द ऑफेंस कॉजेज इंजरी रिजल्टिंग इन सीरियस हर्ट टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को बहुत नुकसान हुआ है, इंजरी बहुत हुई है, देन द डिफॉल्टर विल फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और फाइन जो है वो 5 लाख तक का हो सकता है। फिर इसमें डी आ जाता है इफ़ द ऑफेंस रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की डेथ ही हो जाती है देन द डिफॉल्टर विल फेस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years, कम से कम 7 साल की सज़ा होना चाहिए, एंड मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के पूरी उम्र ही जेल में रहेगा, एंड फाइन शेल नॉट बी लेस देन 10 लाख। और उसकी मिलावट के चक्कर में अगर वो बंदे की डेथ हो जाती है तो कम से कम 7 साल या ताऊ उम्र कैद हो जाए उसको, ऐसा कानून में लिखा है, और फाइन कम से कम 10 लाख का होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा मेजर्स टू प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेजर्स टू प्रमोट कंज्यूमर एजुकेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि क्या क्या करना चाहिए जिससे कंज्यूमर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। In the history of consumer protection in India, various measures have been taken against the purchase, sale and storage of spurious goods, but unfair trade practices continue unabated and false advertisements are common feature. इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई लॉज और कई चीज़ें बनी, कई कानून बने, बट उस जो गुड्स ख़राब होते हैं उनके लिए तो बन जाती है, मगर ज़्यादातर ये जो डिसेप्टिव या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है इनको रोकने के लिए कुछ नहीं बन पा रहा। जैसे मशहूरियों में इतना ज़्यादा दावा कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट में, मगर होता असल में बहुत कम है। द प्रॉब्लम ऑफ अंडरवेट एंड अडल्ट्रेशन इज़ मोर और लेस अनचेक्ड। ये जो प्रॉब्लम है अंडरवेट की, जैसे आप कहीं भी नॉर्मल मार्केट में जाओ और आप कह रहे हो 1 किलो हमें दे दो और 1 किलो की बजाय 800 ग्राम से 900 ग्राम्स दे रहे हैं, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम है। अंडरवेट की भी काफ़ी प्रॉब्लम है जो अनचेक्ड निकल रही है। दीज सब स्टैंडर्ड एंड मिस ब्रांडेड गुड्स पोज अ ग्रेव डेंजर टू द लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। तो ये जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, मिस ब्रांडेड चीज़ें हैं, इनको चेक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जो हमारी ज़िंदगी और हेल्थ के साथ काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ कर रही हैं। इट नीड्स पब्लिक अवेयरनेस एंड चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द बिजनेस सो
एज टू सर्व द कंज्यूमर्स। तो मतलब जो पब्लिक अवेयरनेस है वो जगाने की ज़रूरत है, और जो बिजनेसमैन है उसका एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन प्रमोटिंग द कंज्यूमर एजुकेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर एजुकेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए फॉलोइंग मेजर्स जो हैं काफ़ी ज़रूरी हैं। फर्स्ट आ जाता है एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन को एम्फेसाइज करना चाहिए, जोर देना चाहिए। टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस अमंग द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स देयर इज़ अ नीड फॉर कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है ताकि कंज्यूमर में अवेयरनेस आ जाए और वो कॉन्शियस हो जाए। इट कैन बी डन थ्रू पोस्टर्स वगैरह लगाए जाएँ, स्ट्रीट प्लेज हों, सेमिनार्स हों, मेलाज एंड कॉन्फ्रेंसेस की जाएँ, स्कूल्स के सिलेबस में ये डाला जाए। नो लॉ in this regard can become effective and forceful unless the consumer movement gains momentum। कंज्यूमर खुद ही अपने लिए अलर्ट नहीं होगा तो मूवमेंट कैसे करेगा, तो कोई लॉ का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है। नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शुड बी गिवन टू स्कूल्स एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। तो जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी 2019 चल रहा है उसके बारे में कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग बच्चों को समझाना चाहिए ताकि उनको छोटे होते से ही पता लग जाए कि हमारे राइट्स क्या हैं। इट शुड बी मेड अ कंपल्सरी पार्ट इन द करिकुलम। जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट में या फिर जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें ये चीज़ डालनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोपेगेंडा, वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्रेटेस्ट वेपन इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज़ मास मीडिया। आजकल तो मास मीडिया जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। द टीवी एडवर्टाइजमेंट जैसे ग्राहक जागो हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो ये जो कैंपेन चला था जागो ग्राहक जागो का, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे के भाई ज़्यादा प्राइस में बेच रहा है तो भी नहीं खरीदना चाहिए, ऐसे ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी जो है टीवी एडवर्टाइजमेंट में दिखाई और लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया। मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एट्सेट्रा शुड बी यूज्ड टू क्रिएट मॉरल फियर अमंग ट्रेडर्स इंडल्जिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर मास मीडिया में टीवी, न्यूज़पेपर या ऐसी जगह पे लगातार जो है मशहूरियाँ आती रहेंगी तो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनके दिल में डर बैठ जाएगा कि लोगों को इस बारे में पता है और अब हम उनको उन चीज़ों से जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकते। प्रिंटेड लिटरेचर इज़ ऑल्सो सर्कुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स, कैलेंडर्स एट्सेट्रा टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। तो प्रिंटेड मटेरियल्स भी जो हैं लोगों के बीच में सर्कुलेट किया जाना चाहिए ताकि उनको अवेयरनेस हो कि उनके राइट्स वगैरह क्या हैं कंज्यूमर्स के। इंटीग्रेटेड अप्रोच, an integrated approach is necessary wherein the state, the consumer and the consumers associations and business class have to participate to promote and protect the interest of the consumers। एक integrated approach बनानी चाहिए जिसमें जो गवर्नमेंट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और कंज्यूमर जो एसोसिएशंस हैं और बिजनेस क्लास हैं वो सारे आपस में मिल बैठ के बात करें कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अबव ऑल इट इज़ द कंज्यूमर हु शुड राइज एंड प्ले द प्रीडोमिनेंट रोल फॉर प्रोटेक्टिंग हिज राइट्स। तो ये सारी बातें तो एक तरफ, मगर कंज्यूमर जो मेन है, जो मेन किंग पिन है इस सारी बात में, उसको भी तो अपने पैरों पे खड़ा होके अपना देखना पड़ेगा ना कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसको कैसे कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, मेन बंदा तो कंज्यूमर ही है। एम्फेसाइज या एम्फेसिस ऑन रूरल सेक्शन या रूरल सेक्टर पे जोर देने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ लोग अनएजुकेटेड होते हैं, उनके साथ ठगियाँ बहुत हो जाती हैं। रूरल सेक्टर नीड्स स्पेसिफिक एम्फेसिस वेयर the consumer is exploited because of illiteracy, poverty, lack of information and he suffers in silence and in ignorance of his legal rights। तो रूरल एरियाज़ में लोग इलिटरेट होते हैं या पुअर होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, उनको नहीं पता होता कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं। ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ रिड्रेसल मशीनरी सेट अप बाय गवर्नमेंट विच इज़ नाउ सिंपलर, क्विकर एंड इनएक्सपेंसिव। उसे नहीं पता होता कि लीगल सिस्टम क्या है, केस कूस लड़ने हैं, केस फाइल करना कैसे, उसे नहीं पता होता। तो ये जो सिस्टम है उसको समझाना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा ऐसा हो तो आपने क्या क्या करना है। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड लॉन्च अ मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमंग द रूरल कंज्यूमर्स। तो रूरल कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए सरकार को एक मैसिव प्रोग्राम को लॉन्च करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल अवार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूथ इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड 3 अवार्ड्स। एक तो नेशनल अवार्ड ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नेशनल यूथ अवार्ड ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड नेशनल वुमेन अवार्ड ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टाइप के अवार्ड्स देने चाहिए ताकि लोगों को इनकरेजमेंट मिले और वो अपने राइट्स के लिए, जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसके लिए अलर्ट हो जाएं। दीज अवार्ड्स आर गिवन एवरी ईयर, मोर सच अवार्ड्स शुड बी इनिशिएटेड। ऐसे टाइप के कई अवार्ड्स को इनिशिएट किया जाना चाहिए जो कंज्यूमर्स की आवाज़ उठाएं। नेक्स्ट आ जाता है
consumer welfare funds, very important. A consumer welfare funds should be created by the government को consumer welfare fund को create करना चाहिए. This fund should be used for promoting consumer welfare and protecting the interest of consumer. consumer की welfare को promote करने के लिए यूज़ किया जाएगा और consumer के जो interest हैं उनको जो है बढ़ावा देने के लिए इस फंड का, इस पैसे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट. विद अ व्यू to making available best quality goods to consumers, provisions have been made for standardization and quality control of the goods. तो वो provision बनानी चाहिए कि quality control कर सके, जैसे ISI मार्क, BIS मार्क, फलां मार्क, ठीक है, इस टाइप की provisions लेके आने चाहिए सरकार को. This function is performed by in India by Bureau of Indian Standards, जिसको BIS कहा जाता है. This bureau is engaged in protecting the interest of the consumers through क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्कीम. तो ये क्वालिटी सर्टिफिकेट्स देता है, जैसे ISI मार्क, एग मार्क, ये मार्क, वो मार्क, ठीक है. द ब्यूरो इशूज सर्टिफिकेट्स फॉर दोज गुड्स हुज क्वालिटी इज प्रॉपरली एश्योर्ड बाय इट, जिसकी वो क्वालिटी चेक कर लेते हैं, उन्हीं को इस टाइप का सर्टिफिकेट देते हैं. गुड्स बियरिंग ISO, ISI मार्क या फिर एग मार्क, वूल मार्क, हॉल मार्क एट्सेट्रा आर कंसिडर टू बी ऑफ हाई क्वालिटी. तो जिनके पास ये मार्क मूर्क होते हैं वो थोड़ी हाई क्वालिटी के माने जाते हैं. समझ की बात. फॉर सम प्रोडक्ट्स लाइक LPG सिलेंडर्स, गैस स्टोव, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, फूड कलर, मिल्क पाउडर, pressure cookers, etc., government has made it compulsory on the part of producers to get necessary certification from क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस. तो इन टाइप के कामों में सरकार ने ज़बरदस्ती किया हुआ है कि भाई जो ये काम करना चाहता है पहले उसको क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी, तभी ये काम खोल सकता है, क्योंकि ये सीधा लाइफ के साथ रिलेटेड है, कंज्यूमर्स की. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी करे सरकारें. इट इज़ इसेंशियल टू एजुकेट द कंज्यूमर्स इफ़ देयर इंटरेस्ट आर टू बी प्रोटेक्टेड. उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे. फॉर दिस every year consumers week is observed throughout the country from 15th to 21st March. तो कंज्यूमर वीक को बढ़ावा देना चाहिए. उस वीक में कंज्यूमर एजुकेशन के सेमिनार्स वगैरह 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 करने चाहिए. एम्फेसिस इज लेड ऑन मेकिंग कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स. उनको राइट्स को अवेयर कराने के लिए जोर देना चाहिए. इसमें एग्जीबिशंस लगाओ, सेमिनार्स करो, पब्लिक मीटिंग्स करो. ठीक है. Consumers are made aware of the legal remedies available to them against adulteration, short measures and underweights etc. तो सिंपल वर्ड्स में उसको अपने लीगल राइट्स या रेमेडीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर वो मिलावटी सामान ले लेता है या फिर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या फिर अंडरवेट चीज़ खरीदता है तो उसके राइट्स क्या हैं. सिंस मार्च 1991 अ क्वार्टरली मैगजीन छपता है जो कि कंज्यूमर अवेयरनेस के नाम पे छपता है, हैज़ बीन पब्लिश्ड. 15th March इज़ ऑब्जर्व्ड एज कंज्यूमर राइट्स डे ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड में 15 मार्च को 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे के तौर पे मनाया जाता है. इन इंडिया 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर डे. मोर एफर्ट्स शुड बी मेड इन दिस डायरेक्शन. तो इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहें सारे कंज्यूमर्स. नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर क्लब्स बनाए जाने चाहिए. वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर क्लब्स आर वर्किंग टू एजुकेट द कंज्यूमर्स एंड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट इन द कंट्री. वेरियस जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या कंज्यूमर क्लब्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं जो कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं. These organizations or clubs educate the consumers regarding their rights and help them to seek redressal against the consumer exploitation. अगर उनको पता लगता है कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये क्लब्स काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करते हैं और अच्छा रोल भी प्ले करना चाहिए. सम ऑफ दीज आर ए कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, सिटीजन्स एक्शन ग्रुप जो मुंबई में है, कॉमन कॉज जो न्यू दिल्ली में है और कंज्यूमर एक्शन फोरम कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है. उसके बाद सिटीजन्स फोरम जो हुबली में एट्सेट्रा. ऐसे कई एग्जांपल्स दे सकते हैं और भी क्लब्स बनने चाहिए और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की वो बननी चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ टोल फ्री नंबर
जो कि है 1800114000 फॉर टेलीफोनिक काउंसलिंग ऑफ द कंज्यूमर्स की टेलीफोनिक काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे यूज़ करनी है, या क्या क्या तरीके हैं कंज्यूमर्स के कंप्लेंट फाइल करने के। द टाइम ऑफ दिस नंबर is from 9:30 AM to 5:30 PM on all the working days। वर्किंग डेज में ये सुबह 9:30 से लेकर 5:30 बजे तक शाम को खुली रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर ऑनलाइन रिसर्च एंड एम्पावरमेंट, जिसको कोर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर ऑनलाइन रिसर्च एंड एम्पावरमेंट सेंटर बनाएगी। अ कोर सेंटर was set up for collecting and providing consumer related information to generate consumer awareness। consumer awareness को generate करने के लिए एक research center भी बनाया जाएगा, ठीक है। it also provides e-counseling for redressing consumer problems। consumer की problems को सही करने के लिए इनको क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जो ई काउंसलिंग का भी एक तरीका बनाया जाएगा ताकि लोग दूर दूर बैठे भी अपने जो काउंसलिंग ले सकें। India is a young country with more than 70% population being under 35 years of age। इंडिया एक यंग कंट्री है, तकरीबन 70% लोग 35 साल से कम है। द यंगर जनरेशन इज़ यूजिंग इंटरनेट फ्रीक्वेंटली, इसीलिए तो ई काउंसलिंग का तरीका अपनाया। रियलाइजिंग दिस अ मेजर इनिशिएटिव इज़ बीइंग टेकन टू स्प्रेड ऑनलाइन कंज्यूमर अवेयरनेस। तो कंज्यूमर अवेयरनेस ऑनलाइन फैलाने में भी काफ़ी ज़्यादा सरकार ने स्टेप्स लिए हैं और भी स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 2 वेबसाइट्स जो कि हैं www.fcamin.nic.in एंड www.core.nic.in। तो ये वेबसाइट्स बनाई हैं ताकि ऑनलाइन भी लोग इसके बारे में सर्च कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट हैज़ सेट अप डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट सरकार ने तो खोला ही हुआ, आपको पता ही है। दिस डिपार्टमेंट इज़ एंगेज इन मेकिंग कंज्यूमर्स अवेयर एंड एम्पावर्ड। तो ये डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है, कंज्यूमर को एम्पावर करना, उसे एजुकेट करना और अवेयर बनाना। दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स पब्लिसिटी मटेरियल सच एज पोस्टर्स या ऑडियो वीडियो या जो फोल्डर्स बना के या कैलेंडर मैगजीन्स एट्सेट्रा, ये सारे काम करती है ताकि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सके, ठीक है। अवेकन किया जा सके, मतलब उन्हें जगाया जा सके। तभी तो कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, अपने जो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ उसके बारे में तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर फोरम्स, ठीक है। इसमें क्या करें, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ ऑल द 3 tiers ऑफ द कंज्यूमर फोरम्स। जितने भी कंज्यूमर फोरम्स हैं उनके जितने भी केसेस हैं उनको ऑनलाइन वगैरह करें। इट विल एनेबल द वेरियस फोरम्स टू एक्सेस क्विक इंफॉर्मेशन फैसिलिटेटिंग क्विकर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट मैकेनिज्म या कंप्लेंट केसेस। इससे ऑनलाइन में क्या होगा, फटाफट से पता लग जाएगा कि कितने केस चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो उनको हैंडल करने में काफ़ी आसानी होगी। अब कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, with increasing tendency of consumerism in India, consumer protection has also been gaining momentum। consumer protection भी लगातार momentum gain कर रहा है। government is taking keen interest in consumer protection movements। government भी active part कर रही है, क्योंकि अगर government consumers के खिलाफ होती है या उनको फेवर नहीं करती तो हमारी वेलफेयर स्टेट है ना, तो 5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे कंज्यूमर्स उस कंसर्न पार्टी को वोट ही नहीं डालेंगे जो कंज्यूमर्स की बात नहीं करती, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।